इजराइल को 440 वोल्ट का झटका लगा है। ईरान ने एक रहस्यमयी लेजर बीम का परीक्षण कर लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ साउथ कोरिया में क्या सीन चल रहा है। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें साउथ कोरिया का है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच लगातार ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की आशंकाएं मंडरा रही है और ईरान की सबसे बड़ी चिंता इजरायली हमलों से अपने न्यूक्लियर ठिकानों की रक्षा करना है। इजराइल हमेशा से कहता आया है कि वो किसी भी हाल में ईरान को परमाणु ताकत नहीं बनने देगा, लेकिन इन सब के बीच में 12 जनवरी को ईरानी सेना ने अपने परमाणु स्थलों को निशाना बनाकर संभावित इजरायली हमलों को नाकाम करने के लिए एक हवाई रक्षा अभ्यास शुरू किया है, जिसमें ईरान ने अत्याधुनिक लेजर ऑपरेटेड एयर डिफेंस सिस्टम का प्रदर्शन किया है, जिसे सेराज के रूप में जाना जाता है। ईरानी समाचार एजेंसी मेहर की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने रहस्यमयी एयर डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया है, जिसे खास तौर पर किसी भी इजरायली हवाई हमले को नाकाम करने के लिए डिजाइन किया गया है। ईरान ने ये युद्धाभ्यास अपने पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र में किया है। खास करके ये टेस्ट काफी आक्रामकता के साथ फोर्डो यूरेनियम संवर्धन संयंत्र के आसपास किया गया है और ये परीक्षण किया गया है कि क्या लेजर बीम इजरायली हमलों को रोकने में कारगर हो सकता है या फिर नहीं। हालांकि सेराज एयर डिफेंस सिस्टम की बारीकियां और उसकी ताकत के बारे में सार्वजनिक रूप से कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन लेजर डिफेंस को बिना किसी नुकसान के ड्रोन और मिसाइलों का मुकाबला करने की उनकी कुशल और सटीक क्षमता के लिए सराहा जाता है। इसके अलावा इस अभ्यास से एक और संकेत मिले हैं कि ईरान ने अब चीनी लेजर एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती की है, जिसका मकसद उन क्षेत्रों की रक्षा करना है जहां सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई उपदेश देते हैं। ईरान ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि इजराइल ने दर्जनों बार ईरान में घुसकर उसके नेताओं और सैन्य अधिकारियों की हत्या की है। लिहाजा ईरान के लिए ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम तैयार करना काफी अनिवार्य हो गया था। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया में महाभियोग लगाए गए राष्ट्रपति यून सुक योल को गिरफ्तार कर लिया गया है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि देखने को मिल रहा है कि अलग बातें हो रही है। कुछ लोग मान रहे हैं कि देश में आपातकाल लगाकर लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश किया है दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने। इन्हें जो गिरफ्तार किया गया, बड़े हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद गिरफ्तार किया गया है। 1000 से ज्यादा पुलिस वालों ने उन्हें राष्ट्रपति आवास से गिरफ्तार किया है। इससे पहले यून सुक योल के खिलाफ महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। उन्हें संविधान को ताक पर रखकर आपातकाल लगाने के लिए दोषी ठहराया गया और देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी मौजूदा राष्ट्रपति को हिरासत में लिया गया है। हालांकि इससे पहले भी उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस दौरान पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने में नाकाम रही। राष्ट्रपति यू की गिरफ्तारी दक्षिण कोरिया में राजनीतिक उथल-पुथल में हाई वोल्टेज ड्रामे को दिखला रहा है, जिसके उनके महाभियोग के बाद से दक्षिण कोरिया को जकड़ रखा। संकटग्रस्त नेता पर कथित तौर पर अपने अधिकार का अतिक्रमण करने और मार्शल लॉ लागू करके विपक्ष की आवाज को दबाने के प्रयासों की जांच चल रही है। बुधवार की सुबह 1000 से ज्यादा भ्रष्टाचार विरोधी जांचकर्ता और पुलिस अधिकारी दक्षिण कोरिया के महाभियोग के शिकार राष्ट्रपति यून योक के आवास पर पहुंचे। एक नाटकीय और अभूतपूर्व गिरफ्तारी हुई। कानून प्रवर्तन अधिकारी प्रतिरोध का सामना करने के लिए तैयार होकर परिसर में पहुंचे थे, क्योंकि उन्हें अंदर जाने से रोकने के लिए आवास के चारों ओर 3 स्तर के सुरक्षा कर्मी लगाए गए थे। हालांकि घंटों की सावधानी से की गई कार्रवाई के बाद पुलिस बैरियर को तोड़कर आवासीय परिसर में घुसने में कामयाब रही। इसके बाद सैकड़ों अधिकारी यून के आवास के परिसर में घुस गए, गिरफ्तारी वारंट को तामील किया, बिना किसी हिंसा के राष्ट्रपति को हिरासत में ले लिया। ये ऑपरेशन दक्षिण कोरियाई इतिहास में पहली बार हुआ जब किसी मौजूदा राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया गया हो। राष्ट्रपति यू को हिरासत में लेने की ये पहली कोशिश नहीं है। 3 जनवरी को कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने गिरफ्तारी वारंट को तामील में लाने की कोशिश की थी, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के जो गार्ड हैं उन्होंने 6 घंटे तक पुलिस को आवास में घुसने नहीं दिया। उसकी वजह से पिछली बार उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। पहले ऑपरेशन के दौरान पुलिस अधिकारियों ने सियोल में राष्ट्रपति निवास के बाहर राष्ट्रपति यू के सुरक्षा दल के साथ झड़प की। हालांकि अधिकारियों ने बाद में अपनी सुरक्षा के लिए चिंताओं का हवाला देते हुए उस वक्त उन्हें गिरफ्तार करने से मना कर दिया था और उनकी गिरफ्तारी को असंभव बताया था, लेकिन उस झटके के बावजूद वारंट प्रभावी रहा और राष्ट्रपति यू को गिरफ्तार करने की दूसरी कोशिश कामयाब हो गई। राष्ट्रपति यू की गिरफ्तारी 3 दिसंबर को उनकी
की तरफ से अचानक लगाए गए मार्शल लॉ के बाद हुई और उनके इस कदम से पूरे देश में आक्रोश और राजनीतिक उथल पुथल मच गई। हालांकि उनके आपातकाल की घोषणा के फौरन बाद देश की संसद में सांसदों का जुटना शुरू हो गया। उन्होंने वोटिंग करते हुए मार्शल लॉ के आदेश को पलट दिया, जिससे कुछ ही घंटों में मार्शल लॉ खत्म हो गई। संसद में हुई वोटिंग के दौरान राष्ट्रपति की पार्टी ने भी कई नेताओं ने आपातकाल लगाने के खिलाफ मतदान किया और देश में लोकतंत्र को जिंदा रखा। खैर, अब ये सारी चीजें यहाँ पर हो रही हैं, लेकिन साउथ कोरिया को क्या फायदा हो रहा है? साउथ कोरिया के अंदर जो ये उथल पुथल मचा हुआ है, इस बीच चाइना क्या कर रहा है? चीन ने दक्षिण कोरिया के साथ विवादित जल क्षेत्र में एक बड़ी तैरती हुई संरचना स्थापित कर दी है। एक्सपर्ट का कहना है कि चीनी सरकार क्षेत्र पर नियंत्रण करने के लिए इसी तरह की रणनीति अपना रही है, जैसा कि उसने एक दशक पहले दक्षिण चीन सागर में अटोल और टापुओं पर सफलतापूर्वक कब्जा करने के लिए इस्तेमाल किया था। चीन ने पहले भी इसी क्षेत्र में इस तरह की संरचनाएं स्थापित की, इस बात पर जोर देते हुए कि केवल मछली पकड़ने की सहायता सुविधाएं हैं। हर बार दक्षिण कोरिया की सरकार की ओर से राजनयिक विरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि दक्षिण कोरियाई समाचार पत्र चोसुन इल्बो ने राजनयिक स्रोतों का हवाला देते हुए सुझाव दिया कि चीन का उद्देश्य दिसंबर की शुरुआत में राष्ट्रपति यूं द्वारा मार्शल लॉ के संक्षिप्त घोषणा के बाद दक्षिण कोरिया की राजनीतिक अराजकता के बीच महासागर के क्षेत्र में अपने दावों को आगे बढ़ाना है। कोरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम के प्रोफेसर का कहना है कि ये बताया जा रहा है कि चीन इस संरचना का निर्माण कर रहा है। उनका कहना है कि ये मछली पकड़ने के लिए है, लेकिन इस समय कोरियाई पक्ष इसका उद्देश्य नहीं समझ पा रहा है। चाहे ये मछली पकड़ने के लिए हो या सैन्य के लिए हो या किसी के लिए भी हो, लेकिन ये हमारे इलाके में क्यों है? चीनी निर्माण उपग्रह चित्रों से अनुमान लगाया गया है कि लगभग 50 मीटर चौड़ा 50 मीटर ऊंचा पश्चिमी सागर में एक उपाय क्षेत्र है, जिसे चीन पीला सागर कहता है। दोनों राष्ट्र जल पर संप्रभुता को लेकर विवाद करते हैं, लेकिन चीन और दक्षिण कोरिया के बीच 2001 में हस्ताक्षरित एक समझौते के तहत मछली पकड़ने वाली नावें इस क्षेत्र में काम कर सकती है। किम ने DW को बताया कि समझौता स्पष्ट रूप से क्षेत्र में सुविधाओं के निर्माण या अन्य संसाधनों की खोज या विकास को मना करती है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में समुद्री सीमाओं का निर्धारण नहीं किया गया है, इसलिए अंतिम क्षेत्र स्थापित किया गया है। समझौते के तहत किसी भी देश को ऐसी कोई भी कार्रवाई करने की अनुमति नहीं है जो दूसरे के दावों की अखंडता को नुकसान पहुंचाए। हालांकि यहाँ देखने को मिल रहा है कि ये धीरे धीरे इस तरह की संरचनाएं और ज्यादा बन रही है, ताकि यहाँ पर वो अपने दावे को कल की डेट में मजबूत कर सके। चाइना इस मौके का फायदा उठा रहा है, चूंकि यहाँ पर साउथ कोरिया के अंदर इस तरह की हलचल मची हुई है। वहीं बात करें कि उत्तर कोरिया क्या कर रहा है, तो उत्तर कोरिया लगातार यहाँ मिसाइल्स पे मिसाइल्स दागे जा रहा है और ये जो मिसाइल्स हैं ये मिसाइल्स उनके लिए एक बड़ा संकट बन रहा है। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि जिस तरह की चीजें चल रही है यूएसए में, साउथ कोरिया कमजोर होता जा रहा है। वैसे तो कहते हैं कुछ लोग कि यहाँ पर डेमोक्रेसी जा रही है, आ नहीं रही है, और आने वाले दिनों में ये दक्षिण कोरिया के लिए एक बहुत बड़ा संकट लेकर आने वाला है और अमेरिका के लिए भी एक परेशानी का कारण बनने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।